हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 4 के बारे में, दैट इज़ अबाउट एथिक्स, राइट। तो आज के लेक्चर में ना हम पूरा डिस्कशन करेंगे एथिक्स के रिगार्डिंग कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या सिलेबस है, किस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, साथ ही साथ क्या सोर्सेज हो सकते हैं हमारी प्रिपरेशन के हिसाब से, राइट। एंड एट द सेम टाइम ना मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये पर्टिकुलर पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग कि एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके एक्सट्रीमली हाई मार्क्स आते हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी होते हैं जो काफ़ी कम मार्क्स इसमें स्कोर कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपने इसकी अच्छी प्रिपरेशन कर ली ना, आप इस कैटेगरी में आ जाओगे एंड अकॉर्डिंगली आप एक बहुत अच्छा रैंक लेकर आ सकते हो। तो बहुत ही ध्यान से सुनना, इस पूरी वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि किस तरह की हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें, एक होलिस्टिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो अगर बात करें एग्ज़ाम ये होगा कब, देखो ये जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम है 18 सितंबर को होगा, यानी कि दोपहर को 2 से 5। और एक चीज़ आप रियलाइज़ करो, आप ना देखो जब मेंस लिखने जाओगे तो 16 सितंबर को आपका होगा एसए का पेपर, उसके बाद फिर 17 को GS1 पहले, 17 दोपहर को GS2, 18 मॉर्निंग GS3 एंड 18 शाम को जाके जो इवनिंग स्लॉट होता है, आफ्टरनून स्लॉट वाला, वहाँ जाके जनरल स्टडीज़ पेपर 4 का होता है। तो काफ़ी बार एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि रीज़न बीइंग कि ऑलरेडी वो इतने सारे पेपर ना बैक टू बैक लिखे जा रहे हैं, तो काफ़ी बार ना एक तरह से टायर्डनेस आ जाती है, ठीक है। और इसी टायर्डनेस की वजह से ना वो जीएस पेपर 4 में शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का तो ये पेपर ही कंप्लीट नहीं होता। तो आपको ना ये सारी चीज़ों से बचना है। कहीं ना कहीं आई अंडरस्टैंड कि आपने इतने सारे एग्जाम्स लिखे हैं और टायर्डनेस होना एक नॉर्मल चीज़ है, बट आपको अपना जो गोल है उसको ध्यान में रखना है, रियलाइज़ करना है कि पेपर 4 के अंदर अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरे चांसेस बहुत अच्छे हैं कि मैं अपना फाइनल लिस्ट में अपना नेम लेके आ पाऊँ। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है एंड अकॉर्डिंगली इस टायर्डनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, अच्छे से परफॉर्म करना है, पेपर को कंप्लीट करना है एंड उससे पहले हम प्रॉपर तैयारी करके इस पेपर की जाएंगे। बात करें अगर कि क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं पेपर 4 के अंदर, देखो पेपर 4 का जो टॉपिक है ना, जो नेम है पूरा, दैट इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये नाम है पेपर का। और इस पेपर के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट थोड़ा थ्योरी पोर्शन आ जाता है एंड दूसरा पोर्शन आ जाता है केस स्टडीज़ के बेसिस पे, ठीक है ना। तो यानी कि जैसे ना जो भी सिलेबस के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कुछ चीज़ें उनके किस तरह से वो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी थ्योरी के बेसिस पे, एंड सेकेंडली आपको कुछ केस स्टडीज़ दी जाएंगी एंड उनके अकॉर्डिंग आपको कुछ आंसर्स करने होंगे। बात करें अगर कि किस हिसाब से मार्किंग इनमें करी जाती है कि क्या डिवीज़न होता है पेपर का, तो आप देख सकते हो कि नियरली 52% जो मार्क्स हैं वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में से आते हैं एंड 48% केस स्टडीज़। और ये ना सिर्फ 2021 की बात नहीं है, आप पिछले 2020 का देख लो, 19 का देख लो, तो लगभग हर साल यही पैटर्न फॉलो होता है। होता क्या है, देखो 250 मार्क्स का पेपर होता है, इसके अंदर से 130 मार्क्स आते हैं हमारे थ्योरी बेस्ड में से एंड 120 मार्क्स की आती हैं जनरली केस स्टडीज़, ठीक है। और अगर फर्दर ब्रेकअप बताऊं तो टोटल ना 13 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे इंटू 10, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का, तो ये हो गया 130 एंड यहाँ पर आएंगे टोटल 6 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का ये चीज़ होती है एंड इट बिकम्स 120 मार्क्स। तो इस तरह से पेपर 4 का डिवीज़न होता है। तो आप ना इस मार्किंग स्कीम के हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो कि किस तरह से मुझे किस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग कितना टाइम एलोकेट करने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो टॉपर्स के, बहुत सारे टॉपर्स के ना आप देख सकते हो कि एथिक्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। जैसे ना इस साल की जो रैंक 1 है श्रुति शर्मा जी, उनके ज़रा मार्क्स देखिए आप एथिक्स के पेपर में, तो ये इनके मार्क्स थे 139, देख रहे हो 139, यस। उसी तरह से यहाँ पे यक्ष चौधरी ऑल इंडिया रैंक 6, इनके मार्क्स थे 126। तो कहीं ना इसका जो पोटेंशियल है, जैसे आप मान लो कि बाकी सभी सब्जेक्ट्स में जनरल स्टडीज़ के 100 मार्क्स लेके आ रहे हो, बट यहाँ पर एक पोटेंशियल है कि आप इसको 100 को ना 125, 130 या उससे भी ज़्यादा लेके जा सकते हो। समझ आया? तो इस वजह से बहुत ध्यान से देना है इस पर्टिकुलर एग्जाम को, बहुत ध्यान से प्रिपरेशन करनी है, एक तरह से बहुत ही ना स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको तैयारी होनी चाहिए इस चीज़ की, ठीक है। काफ़ी एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये तो सारा जनरल चीज़ें पूछी जा रही हैं, बट कहीं ना अगर आपने उसमें एथिकल एंगल्स को नहीं डालते, जो एथिक्स की आप नॉलेज गेन कर रहे हो उन चीज़ों को अगर आप नहीं डालोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली कम आएंगे, राइट। साथ ही साथ देखो इसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है
देखो यही एक रीज़न है कि जब ना हम मेंस क्रैश कोर्स करेंगे डिस्कस, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। अगर मैं थोड़ा आपको ना उस कोर्स के बारे में बताऊं, तो कोर्स के अंदर ना देखो, जैसे एथिक्स तो बहुत ही एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड है, बाकी सब्जेक्ट्स भी GS 1, 2, 3 एज वेल एज जो एसए का पोर्शन है, वो सारे के सारे आपको ना एक प्लान शेड्यूल के हिसाब से आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे मैं आपको बता रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको ना जब सिलेबस डिस्कस करूंगा एथिक्स का, तो वो और भी चीज़ें समझाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ज़रूरी क्यों है, राइट। आंसर राइटिंग, देखो सेम एथिक्स की बात करें ना, तो आंसर राइटिंग से एक तो आपको चीज़ें ये पता लगेंगी कि कहाँ पर मुझे और वैल्यू एडिशन करना है, किस तरह की मुझे एग्जांपल्स अपने आंसर्स में कोट करनी है, साथ ही साथ टाइम को मैं किस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस के हिसाब से एलोकेट कर सकता हूँ, ताकि अकॉर्डिंगली मैं प्रॉपर अपने पेपर को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाऊँ। तो ये पर्टिकुलर कोर्स में अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी हो सकते हैं या ऑनलाइन माध्यम में भी ये अवेलेबल है, और आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी आपकी क्वेरीज हों तो आप एड्रेस करवा सकते हो, या इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे हमें मेल डाल के भी उन सभी इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हो। अगर बात करें देखो सिलेबस की, कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या मेंशन्ड है यूपीएससी के द्वारा, तो देखो सिलेबस के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। अब इसको ना देखो, सिलेबस वैसे तो हर चीज़ का ही इंपॉर्टेंट है, बट एथिक्स के पे खास ध्यान इसलिए देना है क्योंकि जितने भी आप कीवर्ड्स यहाँ पे देख रहे हो सब पे क्वेश्चन आ रखा है। किसी पे हो सकता है 2021 में हो, किसी में 2020 में हो, बट हर एक कीवर्ड पे ना मैंने रियलाइज़ किया है हर एक कीवर्ड पे क्वेश्चन आ रखा है। जैसे एथिक्स के ऊपर तो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ रखा है। उसके साथ ही साथ देख लो रोल ऑफ फैमिली क्या होता है, रोल ऑफ सोसाइटी क्या होता है वैल्यूज़ को इनकलकेट करने में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आपके टीचर्स का क्या रोल होता है, किस तरह जो भी हम ना पढ़ाई करते हैं उसका हमारी वैल्यू सिस्टम कैसे डिफर करती हैं। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स, रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स, इन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया है। जैसे 2020 के अंदर हमें बुद्ध जी के ऊपर आ गया था, गांधी जी के ऊपर उसके पहले क्वेश्चन था, राइट। और एथिक्स का प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या डायमेंशंस होती हैं, ये डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पे अकॉर्डिंगली बन जाते हैं। उसी के साथ देखो एटीट्यूड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना, बिहेवियर कॉग्निशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलती हैं। इनके ऊपर जो क्वेश्चन आ चुका है कि किस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड एक एक पर्सन की पर्सनैलिटी में कंट्रीब्यूट करता है और किस तरह से सोसाइटी में हेल्पफुल है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसके साथ ही सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, परसुएशन। और देखो ये ना हम एक्चुअल में वैसे तो पेपर पार्ट ए का जो पढ़ रहे हैं ना थ्योरी वाला, बट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको पार्ट बी में हेल्प करेंगी जो केस स्टडीज़ वाला होगा। कैसे, जैसे मान लो आपको ना कोई केस स्टडी आती है और आपको किसी सामने वाले बंदों को ना कन्विंस करना है या उससे डिस्कशन करके बेसिकली एक कंसेंसस पे पहुंचना है, तो वहाँ पर जो आपने जैसे परसुएशन वाली चीज़ पढ़ी, तो परसुएशन वाली चीज़ वहाँ पे अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल हो जाएगी कि किस तरह से आप सामने वाले बंदे के व्यू पॉइंट्स को समझते हुए आप उसके साथ एक तरह से ना सहमति पे आ सकते हो कि ये चीज़ सबसे बेहतर है, या ये पर्टिकुलर अगर हम डिसीजन लें तो उससे बेटर रिजल्ट्स आएंगे। तो डेफिनेटली एक ना पार्ट ए और पार्ट बी के बीच में एक बहुत ही कोहेरेंस है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, नहीं, जो पार्ट ए में चीज़ें पढ़ी कहीं ना कहीं वो पार्ट बी को बेहतर ढंग से आंसर करने में हमारी हेल्प करती हैं। उसके अलावा देखो एप्टीट्यूड का पोर्शन हो गया, फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, जैसे कि इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, एम्पथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। देखो पिछले ना कुछ सालों के पेपर अगर आपको, जैसे ना हम कोर्स में भी डिस्कस करेंगे, जब क्रैश कोर्स डिस्कस करेंगे, वहाँ आपको ना रियलाइज़ होगा कि जितने भी टॉपिक्स हैं ना, जितने भी ये चीज़ें हाईलाइटेड हैं, हर एक चीज़ के ऊपर क्वेश्चन है कि इंटीग्रिटी क्या चीज़ होती है। तो आपको ना इंटीग्रिटी की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, साथ ही साथ कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी आपके पास होनी चाहिए। देखो बिना एग्जाम्पल्स के साथ ना अगर आप आंसर लिखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर अधूरा है। तो कहीं ना जितना आप ना थ्योरी जो पढ़ा है उसको कितना प्रैक्टिकल सेंस में आप उसको अप्लाई कर सकते हो, कितने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दे सकते हो, वो डिटर्मिन करेगा कि आपके मार्क्स वो 80-90 रहते हैं या 120-130 तक पहुंचते हैं। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये काफ़ी आपको ना क्लियर होने चाहिए। हर चीज़ की आपको डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और किस तरह से ये रेलिवेंट हैं, ये चीज़ें डेफिनेटली क्लियर होनी चाहिए। उसके साथ ही देखो इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, ये तो लगभग हर साल ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप पिछले 5 साल में लगभग 3 या 4 बार कम से कम इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन पूछा ही गया है। उसके अलावा मॉरल थिंकर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, फिलोसफर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। और कुछ जैसे ना यहाँ पे यहाँ पे कुछ जैसे डिलेमास की बात हो जाती है, या लॉज और रूल्स में क्या फ़र्क है, एथिकल गवर्नेंस क्या होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या एथिकल इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर 2020 में पहला ही क्वेश्चन इसके ऊपर था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, ठीक है।
प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस हो गया, सिटीजन चार्टर, आरटीआई, कोड ऑफ एथिक्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये ना आपने GS2 का जब आप गवर्नेंस का पोर्शन पढ़ोगे वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपको ना वहाँ पर रिलेट हो जाएगी। करप्शन का क्या रोल, करप्शन कैसे क्या इश्यूज आते हैं, सिविल सर्वेंट्स का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको GS2 के अंदर भी हेल्प करेंगी। एंड उसके साथ ही साथ जो केस स्टडीज़ मैंने आपको बताई वो भी यहाँ पे अकॉर्डिंगली 120 मार्क्स का इंपॉर्टेंस रखती हैं। अगर बात करें 2021 के पेपर की, तो देखिए 2021 में अगर मैं पार्ट ए आपको समझाऊं तो पार्ट ए में देखो काफ़ी ना जो आपका सिलेबस हमने डिस्कस किया उससे मिलता जुलता आपको क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पूछ लिया कि 5 एथिकल ट्रेट्स बता दीजिए, साथ ही साथ 10 इसेंशियल वैल्यूज जो होनी चाहिए एक पब्लिक सर्वेंट के अंदर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये कहीं ना थोड़ा सा करंट अफेयर्स के साथ आपको ना लिंक करके बताना पड़ेगा, तब जितने अच्छे एग्जाम्पल्स दे पाओगे उतना बेहतर है। देखो जैसे ना यहाँ पर तो इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको एग्जाम्पल देना है, पर देखो अगर यहाँ पे नहीं भी मेंशन होता ना तब भी ज़रूरी था कि आप एग्जाम्पल दो। क्यों? क्योंकि देखो जब ना आप एग्जाम्पल देते हो ना, और स्पेशली एथिक्स के अंदर कहीं ना कहीं आपने जो पॉइंट बोला उसको एक बहुत अच्छे तरीके से आप सब्सटेंशिएट कर पाते हो, राइट। उसी तरह से ये भी कि किस तरह से डोमेन नॉलेज के अलावा हमें मतलब बेसिकली पब्लिक ऑफिशियल के पास क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस होनी चाहिए ताकि वो एथिकल डिलेमास को रिजॉल्व कर पाए। ये सारे देखो पॉइंट्स आपके ना सिलेबस में से कीवर्ड हैं, तो वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखो एक और चीज़ पूछी जाती है हर साल, वो होता है कि डिफरेंट हमें ना कोट्स दी जाती हैं, और हर साल ना लगभग 3 ही कोट होती हैं और उनका हमें मीनिंग बताना होता है कि, और इसका भी ना एक सेट एक तरह से एक पैटर्न होता है कि कैसे हमें इन चीज़ों को आंसर करना चाहिए। जैसे कि यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की कोट पूछी गई है, दलाई लामा की, उसके पहले मतलब सॉक्रेट्स वगैरह की डिफरेंट इवन बुद्ध जी की मतलब कोट पूछी गई हुई हैं। तो डिफरेंट इस तरह से कोट्स आती हैं, तो इनको कैसे लिखना है, किस तरह से हमें ना प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ इनको रिलेट करते हुए अच्छे एग्जांपल्स देनी है, ये हमें तब आएगा जब हम बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, और वो भी टाइम लिमिट के अंदर, ठीक है ना। तो जितना अच्छा आप आंसर राइटिंग कॉरस्पॉन्डिंगली प्रैक्टिस करते जाओगे उतना अच्छा ओवर द टाइम आप होते जाओगे। और ज़रूरी पता क्या है, ज़रूरी है इस आंसर राइटिंग में कंसिस्टेंसी, कि आप डेली बेसिस पे क्या आंसर लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, और अगर आंसर लिख रहे हो तो उसके बेसिस पे आप कितना इंप्रूव कर पा रहे हो, राइट। और यही पता है डिफर करता है कि कितना एक सीरियस एस्पिरेंट है, कितना वो बाकियों से आगे, या कितनी वो लीड ले सकता है। ये सारी कंसिस्टेंसी, इंप्रूवमेंट एंड कांस्टेंट आंसर राइटिंग की ही गेम है। और इसी डिमांड को समझते हुए ना हमारी टीम की तरफ से 60 डेज आंसर राइटिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अब सर इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर ना आपको डेली आंसर राइटिंग करवाई जाती है ताकि वो जो कंसिस्टेंसी वाला कंपोनेंट था ना उसको कवर किया जा पाए। यहाँ आपको 1 घंटे के अंदर टोटल 7 मेंस के क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो एक तरह से ना आपको जब टाइम लिमिट के अंदर आप प्रैक्टिस करोगे तो एक तरह का ना वो एग्जाम में जो आपको प्रेशर फील होता है वो आपको फील होगा। और जब आप इस एग्जाम लाइक कंडीशंस में आंसर लिखने मतलब के ना लायक बनोगे, एंड अकॉर्डिंगली एग्जाम में भी फिर उस हिसाब से परफॉर्म कर पाओगे, राइट। साथ ही साथ देखो वीकली टेस्ट मिलते हैं, इवेल्युएशन होता है उन चीज़ों का, ताकि आप अपनी गलतियों से सीखो, क्या क्या और आप एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। आपको मेंटर्स के साथ भी डिस्कशन करने को मिलता है, एंड अकॉर्डिंगली एसेज वगैरह या बाकी और सब्जेक्ट्स के भी आपको टेस्ट डिस्कस किए जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर बैच 13 जून से स्टार्ट हो रहा है। रिगुलसली हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि ओवर द 2 मंथ्स हम आपको बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में इंप्रूव करवा पाएँ। फिर से आपके कोई डाउट्स हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, या इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे डाल के अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करा सकते हो। देखो इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन, जैसे ये देखो एटीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि किस तरह से एक अच्छा एटीट्यूड होना एक पब्लिक सर्वेंट के लिए ज़रूरी है। ये तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने अगर सिलेबस को अच्छे से कवर किया है तो आप इजीली कर सकते हो। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस, इमोशनल इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा था, और साथ ही साथ ना मैंने जैसे आपको बताया, ये आप ना इसको थीम को आइडेंटिफाई करो कि अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस बार बार पूछी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस साल भी पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों का आपको अकॉर्डिंगली पेपर 1 के अंदर अच्छे मतलब पार्ट ए के अंदर आपको अच्छे से कवर करना है। देखो बात अगर करूँ मैं पार्ट बी की, तो पार्ट बी में आ जाती हैं केस स्टडीज़। टोटल 6 केस स्टडीज़ आती हैं, हर पर्टिकुलर केस स्टडी 20 मार्क्स की, तो टोटल 120 मार्क्स। देखो इसका देखो लॉजिक अगर मैं सिंपली समझाने की बात करूं, देखो बहुत लंबी है वैसे तो ये केस स्टडी, आप देख सकते हो, तो काफ़ी पढ़ने में भी यहाँ पे टाइम लग जाता है, तो हमें टाइम मैनेजमेंट भी उस हिसाब से करना है। बट कहीं ना कहीं यहाँ हर क्वेश्चन में होता क्या है जनरली कि आपको ना एक पर्टिकुलर सिचुएशन बता दी जाती है। जैसे मान लो कि आप ना कोई ऐसे पर्सन हो जो करप्शन करना मतलब करप्शन को अच्छा नहीं मानते, जो कि होना भी चाहिए, बट ऑन दी अदर हैंड मान लो कि आप एक IAS ऑफिसर बन जाते हो, बट वहाँ का जो पर्टिकुलर कोई पॉलिटिशियन है
वो आपको बोलता है कि नहीं भैया आप तो ये चीज़ करो, जो कि आपको लगता है कि वो गलत बोल रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप किस तरह से टैकल करते हो, ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे चेक करी जा रही है। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछ लिया कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उसके बेसिस पे आपको उन ऑप्शंस को इवेल्युएट करना होता है कि मान लो कि अगर आप पहला रास्ता लेते हो, उसको अगर आप लेते हो तो क्या क्या आप उस पर्टिकुलर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, या फिर दूसरे रास्ते के भी सेम चीज़ें, एंड उसके बेसिस पे आप कौन सा रास्ता चुनोगे। और रास्ता चुनना चलो इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम ना आपको इसके पीछे का एक अच्छा एथिकल रीज़न देना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं ये रास्ता चुन रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या है। वो जो चीज़ है ना, जो रीजनिंग आप दे रहे हो कि नहीं ये चीज़ मेरी क्राइसिस ऑफ मतलब कॉन्शियंस के अगेंस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, तो ये जो आप इस टाइप की जो रीजनिंग दोगे ना, वो आपको मार्क्स डिटरमिन करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही आएंगी। किस तरह से आप ना, कितना टाइम आपको डिवोट करना है, कितना टाइम लेना है इस टाइप के जो लंबे लंबे जो एक तरह से हमारे केस स्टडीज आती हैं, कितने टाइम में हमें कवर करनी चाहिए, वो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ अकॉर्डिंगली कवर कर सकते हो। देखो बात करें अगर सोर्सेज की, तो देखो सोर्सेज में एक्चुअल में ना बुक्स भी आती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि जी सुब्बाराव जी की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है, बट काफ़ी बार ना उसको कवर करने में हमें काफ़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि काफ़ी बड़ी बुक हो जाती है कई बार ना। तो ऑन दी अदर हैंड हमारी जो ओनली आईएएस की टीम है, तो थोड़ा बहुत ही एग्जाम स्पेसिफिक हमने एक बुकलेट बनाने की कोशिश करी है फॉर एथिक्स। इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर क्या है कि सारी की सारी चीज़ें एथिक्स के लिए, जैसे पार्ट ए की जितनी भी थ्योरी है, मान लो एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड के कॉरस्पॉन्डिंग आपको उसकी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, उसके प्रॉपर एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो एक जगह पे ना, मतलब एक ही सिंगल प्लेस के ऊपर आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाता है, तो आपको कहीं ना ऐसे भागने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं अब ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। तो कहीं ना एक तरह से ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, इंटीग्रेटेड मैनर के अंदर यहाँ चीज़ों को आपको एक ही जगह पे सारी मतलब ना एथिक्स कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें मिल जाएंगी। इसके साथ ही देखो ये मेंस 2022 को स्पेसिफिक रेफरेंस में देख के बनाई गई है। कैसे? क्योंकि इसमें जो करंट पोर्शन है ना वो काफ़ी अच्छे से कवर्ड है, जिसमें आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जो ये जो मैं आपको केस स्टडीज डिस्कस कर रहा था ना, काफ़ी बार ना ये करंट एग्जांपल्स के ऊपर ली जाती हैं कि जो करंट में चीज़ें हो रही थी उसी के बेसिस पे कुछ ना एग्जांपल्स, उसी के बेसिस पे बेसिकली केस स्टडीज बना दी जाती हैं। तो ये जो पर्टिकुलर बुकलेट है ना, इसके लास्ट पार्ट के अंदर आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि जैसे मान लो रशिया का वॉर है तो इसके पीछे का एथिकल व्यू पॉइंट क्या है, या फिर आप देखो जैसे कस्टोडियल वायलेंस है, ठीक है ना, करप्शन है, या और भी जो नए नए करंट अफेयर्स चल रहे हैं, मेटावर्स हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इन चीज़ों के रिगार्डिंग एथिकल व्यू पॉइंट से इन चीज़ों को कैसे आंसर करना है, ये सारी की सारी चीज़ें इस बुक में मिल जाएंगी। तो आपको देखो स्टैटिक पार्ट तो यहाँ पे मिल ही रहा है, साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन भी है ना वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये आपको ना काफ़ी एक तरह से हेल्प कर सकती है, आपका टाइम भी बचाएगी कि आप बहुत ज़्यादा बुक्स के पीछे ना भागते हुए एक सिंगल सोर्स को रेफर करो, आपको मतलब प्रॉपर टाइम के अंदर आप अपनी सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर बुकलेट के थ्रू कवर कर सकते हो। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया, आपको बहुत अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी होगी ताकि आप इस चीज़ में अच्छे बन पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको जनरल स्टडीज़ पेपर 4 के रिगार्डिंग डिस्कस करना चाहता था। हमने सिलेबस डिस्कस किया, हमने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं, कुछ थीम्स आने आपको हेल्प करी आइडेंटिफाई करने की, एंड साथ ही साथ हमने प्रॉपर सोर्सेज को भी समझा कि किन सोर्सेज को रेफर करके हम अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने एंड से करना है ढेर सारा हार्ड वर्क, बिल्कुल भी ऐसे पेपर को इग्नोर नहीं करना। मैंने आपको मार्कशीट्स भी दिखाई हैं कि टॉपर्स ने कितना अच्छा स्कोर किया है, तो आपको भी डेफिनेटली एम करना है उसी रेंज में आपको अच्छे स्कोर करने का। तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।